हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के बारे में हम इसमें जो है आपके साथ बात करने जा रहे हैं। इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, एग्जाम के क्वेश्चंस सभी हम इस क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात हम करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है। तो देखिएगा, गवर्नमेंट ग्रांट एक ऐसी असिस्टेंस होती है जो गवर्नमेंट जो है सर्टन कंडीशंस के सामने जो है किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस को देती है। तो जहाँ पर कि कुछ कंडीशन फुलफिल होती हैं और उसके बाद जो है ग्रांट मिलती है। तो ग्रांट के लिए रिकग्निशन प्रिंसिपल्स क्या हैं उसकी बात करेंगे कि केवल ग्रांट मिल जाना ही काफ़ी है या ग्रांट से संबंधित शर्तें भी पूरी करनी है, या उसको इंश्योर करना ज़रूरी है कि ग्रांट मिले या ना मिले, लेकिन मिलने की पूरी उम्मीद है। यानी कि अभी मिली नहीं है आपको, मिलने ना मिलने से मतलब मेरा है कि अभी मिली तो नहीं है, लेकिन मिलने से संबंधित सारी शर्तें पूरी हो गई है और इन प्रिंसिपल जो है परमिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल गई है। ग्रांट कहाँ से मिलेगी? स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट से भी आपको मिल सकती है, या इंटरनेशनल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से भी मिल सकती है। तो इस ग्रांट की जो अकाउंटिंग है वो हम किस तरीके से करेंगे, तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो देखिएगा, ये जो भी असिस्टेंस आपको गवर्नमेंट के माध्यम से मिलेगी या सिमिलर बॉडी से, लोकल, इंटरनेशनल या नेशनल, ये सब हम ग्रांट के अंदर जो है कवर करेंगे। तो ग्रांट के अंदर जो असिस्टेंस है वो कैश में भी मिल सकती है, काइंड में भी मिल सकती है, यानी कि आपको नगद पैसे भी मिल सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। तो इसके अंदर जिन पहलुओं पर हमने बात करनी है, मैं उन पहलुओं पर आपका जो है ध्यान अवगत कराऊंगा सबसे पहले। तो देखिएगा, सबसे पहली बात जो कि ग्रांट आपको मिलती है वो ब्रॉडली दो तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, एक कैपिटल अप्रोच, एक रेवेन्यू अप्रोच। देखिएगा, अगर हमें कोई भी पैसा मिल रहा है इसलिए कि आपको उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज़ करना है और एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, देखिएगा, तो ऐसे जो रिसिप्ट्स होती हैं वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। या किसी फिक्स असेट्स के सामने आपको रिसिप्ट्स मिली है, कोई फिक्स असेट्स आपको खरीदनी है, टेंजिबल फिक्स असेट्स खरीदनी है, या कोई इंस्टॉलेशन करना है, कोई प्रोजेक्ट आपने लगाना है, तो उसके लिए आपको पैसे मिले हैं। तो इस तरीके की रिसिप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। लेकिन अगर आपको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए अगर गवर्नमेंट से कोई हेल्प मिल रही है, तो ये जो असिस्टेंस होगी ये आपको रेवेन्यू नेचर की होगी। तो देखिएगा, यहाँ पर हम जो बात करेंगे, तो मैं इस चैप्टर को सिंप्लीफाई तरीके से आपको जो है ग्रांट को 4 पार्ट के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहली वाली जो ग्रांट जो है वो ऐसी ग्रांट है जो कि आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर की है। ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन क्या है? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का मतलब है गवर्नमेंट ने आपको एक बिजनेस चलाने के लिए कुछ पैसे दे दिए और गवर्नमेंट आपको कहती है कि ये चीज़ आप एक लंबे टाइम के लिए चलाइएगा जिससे कि सोसाइटी एज ए होल बेनिफिट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट जो है बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर स्कूल चलाने के लिए, कॉलेज चलाने के लिए प्राइवेट पार्टीज़ को कुछ पैसा देती है कि आप यहाँ पे स्कूल चलाइए, कॉलेज चलाइए, या कुछ बिजनेसमैन को पैसा दे दिया जाता है इसलिए कि आप यहाँ पे फैक्ट्री डालिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो बैकवर्ड एरिया के अंदर, या कुछ ऐसे रीजंस जहाँ पर कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ लिस्ट के अंदर है। तो ऐसी जगह पर जो बिजनेसमैन उस पैसे का ओवरऑल यूज़ जो है बिजनेस को चलाने के लिए करेगा लॉन्गर टर्म के बेसिस के ऊपर, तो जब इस तरीके का कंट्रीब्यूशन मिलता है तो ये कंट्रीब्यूशन प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कहलाता है। तो अकाउंटिंग के पर्पज से देखिएगा, जब प्रमोटर कंट्रीब्यूशन आता है तो ये जो पैसा है ये कभी आपने लौटाना नहीं है, ये आपको एक कैपिटल नेचर का पैसा मिला है, कैपिटल रिजर्व के अंदर हम इस पैसे को डाल देते हैं। तो जब भी ऐसा पैसा मिलता है तो हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो हम एक सिंपल सी जनरल एंट्री डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट्स है और इससे ओवरऑल जो बिजनेस की फिक्स असेट्स या जो प्रोजेक्ट है या जो भी कंडीशंस है उनको फुलफिल करना है, जो भी सर्टन कंडीशंस जो है गवर्नमेंट ने जो है इसके बारे में बताई थी। तो इस तरीके से ये जो पैसा है ये कैपिटल रिजर्व के अंदर हम डाल देते हैं। तो एक जनरल एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर आप चाहें तो 2 एंट्री भी कर सकते हैं। पहली एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर कंपनियां इन शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, प्रोजेक्ट नहीं लगाती हैं, फैक्ट्री समय पर नहीं चलाती हैं, ये जो शर्तें जुड़ी हुई थी जो है इस ग्रांट से संबंधित, तो ये ग्रांट वापस भी करनी पड़ सकती है। अगर ये ग्रांट कभी वापस होती है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशन स्पेसिफाइड इन द गवर्नमेंट ग्रांट रेजोल्यूशंस, जो भी गवर्नमेंट ग्रांट का जो रेजोल्यूशन था उसके हिसाब से जो आपने वो शर्तें पूरी नहीं की तो गवर्नमेंट उस ग्रांट को वापस भी मांग लेती है। तो अगर ऐसे में गवर्नमेंट ग्रांट अगर कभी वापस दी जाती है तो एक जनरल एंट्री इसकी रिवर्स कर दी जाती है। तो जितना भी पैसा आप रिफंड करते हैं तो कैपिटल रिजर्व टू बैंक, ये आपको एक कैपिटल नेचर की ग्रांट हो गई। एक दूसरे तरीके की जो ग्रांट होती है वो होती है कि
ग्रांट आपको नॉन मॉनेटरी नेचर में मिली है, आपको पैसा नहीं मिला, ज़मीन आपको मिल गई, मशीनरी दे दी, हॉस्पिटल को जो है आपको देखिए सीटी स्कैन मशीन दे दी, एमआरआई मशीन जो है गवर्नमेंट ने दे दी, गवर्नमेंट ने लैंड दे दी। तो इस तरीके की जो असेट्स हैं गवर्नमेंट कभी कभी जो है हॉस्पिटल्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को या किसी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो गवर्नमेंट इस तरीके से जो है दान दे देती है एक तरीके से। तो ये जो दान होता है इस तरीके का, ये वास्तव में गवर्नमेंट की ग्रांट होती है। तो जब इस तरीके से आपको ग्रांट मिलती है तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आपको फ्री में मिलेगी या सस्ते रेट पे मिलेगी। तो देखिएगा, अगर ग्रांट आपको सस्ते रेट पे मिली है, सस्ते रेट पे मिली यानी कि ज़मीन जो 100 करोड़ की थी वो आपको 10 करोड़ रुपए में मिल गई, तो आप उस ज़मीन की कीमत 10 करोड़ रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे। आपको एमआरआई मशीन 4 करोड़ की थी, आपको 1 करोड़ रुपए में मिल गई, तो आप उसको 1 करोड़ रुपए रिकॉर्ड करोगे। तो देखिएगा, जब इस तरीके की ग्रांट आपको मिलती है तो आपको जो सस्ते रेट पे जो भी असेट्स मिलती है वो आप उसी कीमत पर लिखते हैं जिसके ऊपर वो आपको मिली है। तो जनरली जो भी फिक्स असेट्स है वो आपको डेबिट कर देते हैं, और जितना पैसा आपकी जेब से गया है केवल वही आप क्रेडिट करते हैं। अगर आपको कभी कभी ये चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, गवर्नमेंट 1 रुपया भी नहीं लेती है, तो बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 1 रुपये भी खर्च ना हो, क्योंकि रजिस्ट्री तो आपको ही करानी पड़ेगी या उसके एग्रीमेंट तो आपको ही करने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अब हम मान लेते हैं कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई भी असेट्स मिलती है तो जो है कंपनियां उसको एक नॉमिनल वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर लेती है। तो नॉमिनल वैल्यू डिपेंड करता है आपकी बैलेंस शीट साइज़ के हिसाब से। तो बैलेंस शीट साइज़ के हिसाब से नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये भी हो सकता है कि आप 10 रुपये में रिकॉर्ड कर लें, 100 रुपये में रिकॉर्ड कर लें, और अगर आपकी बैलेंस शीट करोड़ में है तो वो लाखों में या हज़ारों में भी वैल्यू हो सकती है। तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो भी आपको फिक्स असेट्स मिली है, फ्री में मिली है, तो वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट हो जाए 50, 100, 1000, 2000 जो भी रुपए आपके प्रेजेंटेशंस में आते हैं, तो उस नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आप उसको लिख लेंगे। तो ये नॉमिनल वैल्यू का मतलब है नाम मात्र की जो वैल्यू है उसके ऊपर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अगला हिस्सा क्या आता है? अगला हिस्सा आता है कि जब आपको ग्रांट मिलती है और वो कैश में मिलती है, कैपिटल नेचर की मिलती है। एक तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हो गई, आपको असेट से कोई लेना देना नहीं, आप जो मर्जी लगा लीजिए, तो आप कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। लेकिन अगर ग्रांट आपको मिलती है, किसके लिए? ग्रांट आपको मिलती है किसी फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए, यानी कि कोई फिक्स असेट्स तो आप खरीदेंगे, लेकिन गवर्नमेंट आपको मॉनेटरी ग्रांट दे रही है, यानी कि कुछ पैसा दे रही है। तो जब ऐसी ग्रांट आपको मिलेगी तो आप उस ग्रांट को क्या करेंगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस ग्रांट की वैल्यू को आप फिक्स असेट्स की कीमत में से माइनस कर देंगे। आप उसको फिक्स असेट्स की कीमत में से अगर माइनस करेंगे तो जो बाकी बची हुई वैल्यू है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि जो भी आपको ग्रांट मिली है आप उसकी एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को आप डेबिट करके फिक्स असेट्स में क्रेडिट कर देंगे, जिससे कि फिक्स असेट्स की कीमत कम हो जाएगी, और जो बची हुई फिक्स असेट्स की कीमत होगी उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। तो ये जो तरीका है ये वास्तव में फिक्स असेट्स में से यूज़ कर सकते हैं, फिक्स असेट्स की कीमत आप माइनस कर सकते हैं। दूसरा तरीका जहाँ पे जो चॉइस दी गई है वो ये दी गई है कि जो भी आप ग्रांट मिल रही है उसको आप एक डेफर कर दें, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और जितने साल फिक्स असेट्स चलेगी, जिस रेट में जो फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो उसी रेट के हिसाब से इस गवर्नमेंट ग्रांट को आप राइट ऑफ करते रह जाएंगे। तो इसका क्या असर होता है कि यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन तो पूरी कीमत पर लगता रहता है, और इसी तरीके से ग्रांट भी जो है P&L के क्रेडिट में राइट ऑफ होती रहती है। एक एग्जांपल से समझिएगा, मान लीजिएगा एक जो है 50 लाख रुपए की आपने एक फिक्स एसेट्स खरीदी और उसके लिए आपको 20 लाख की ग्रांट मिली, और आपकी जो लाइफ है वो 3 साल है, तो मशीनरी की लाइफ जो है 3 साल है, तो 50 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसकी लाइफ 3 साल है, 20 लाख आपको सरकार से मिल गई। तो पहली तरीके की केस के अंदर जो है एंट्री होती है फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 50 लाख की असेट्स आ गई। जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो आपने एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट 20 लाख रुपए, और गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को डेबिट किया और टू फिक्स असेट्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो फिक्स असेट्स में जैसे क्रेडिट किया तो फिक्स असेट्स की वैल्यू बच गई 30 लाख, और आप 10-10 लाख रुपए हर साल आप डेप्रिशिएट कर लेंगे। तो जो है डेप्रिसिएशन पहले साल का 10 लाख, दूसरे साल का 10 लाख, तीसरे साल का 10 लाख, तो P&L में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10-10 लाख रुपए आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप फिक्स असेट्स की कीमत को टच ही नहीं करते, तो फिक्स असेट्स 50 लाख पे लिखकर जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली उसको आपने अलग से क्रेडिट कर लिया। तो आप पहले 50 लाख के ऊपर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे हर साल, तो जो है 16.67 जो है वो आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिक्स असेट्स के ऊपर, और उसी तरीके से जो आपको 20 लाख रुपीज़ की जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उसके आप एंट्री डालेंगे बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आप डेबिट करके टू प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करते रहेंगे हर साल 6.67 से। तो अल्टीमेटली असर वही आएगा
जो आपका पहले पार्ट में आ रहा है। बस फ़र्क ये होता है कि जब असेट्स को जो ग्रांट है जब रिफंड की जाती है, तो पहले केस के अंदर जब भी ग्रांट रिफंड की जाएगी अगर किसी भी कंडीशन के फुलफिल ना होने की वजह से, तो गवर्नमेंट ग्रांट जो रिफंड होगी वो पहले केस के अंदर जब फिक्स असेट्स में से माइनस की थी तो फिक्स असेट्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, और उसके बाद जो नई वैल्यू आएगी फिक्स असेट्स की रीवैल्यूड फिगर आएगी वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के अंदर जो है डेप्रिशिएट होगी। तो जबकि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर क्या होगी कि जो भी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जो पैसा बचा हुआ था उस अकाउंट के अंदर डेबिट करके उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर रिफंड का अमाउंट जितना अनअमोर्टाइज वैल्यू थी यानी कि जो बची हुई थी उससे ज़्यादा होगा तो डिफरेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लास्ट में जो रिफंड के केस में जो है डिफरेंस होता है अकाउंटिंग के अंदर, नहीं तो दोनों केसेस के अंदर जो है अकाउंटिंग के जो असर है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। तीसरी गवर्नमेंट ग्रांट आती है चौथी जो टाइप की जो गवर्नमेंट ग्रांट होती है वो होती है रेवेन्यू नेचर्स की, यानी कि आपको रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसे मिले हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप जो है यहाँ पे लोगों को एजुकेशन और ट्रेनिंग दीजिए जिसकी वजह से जो है हम आपको पैसा देंगे, जैसे कि ITI को जो है हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट ग्रांट कंपनीज को मिलेगी वो जिस पीरियड के लिए मिली है उस पीरियड के अंदर जिस पीरियड में उन्होंने ट्रेनिंग चलानी है उस पीरियड में राइट ऑफ कर देंगी। कभी कभी गवर्नमेंट जो है फैमिली प्लानिंग के पर्पज से भी जो है देती कि आपके यहाँ पे 2000 एम्प्लॉई हैं, मान लीजिएगा 4000 एम्प्लॉई हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ के बीच में जो आपको अवेयरनेस पैदा करनी है फैमिली प्लानिंग से संबंधित, तो आपको वहाँ पे जो डॉक्टर्स या मेडिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर जो पैसा खर्च करना है उसके लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, यानी कि रोजमर्रा के खर्चे के लिए। तो जितने साल तक आपको वो फैमिली प्लानिंग जो है गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के हिसाब से चलानी है तो उतने साल के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है, तो आप उसी पीरियड के अंदर उसको आप राइट ऑफ करते रहेंगे और उसको एज ए डेफर्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट आप लेते रहेंगे। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट केवल किसी एक ही साल के लिए मिली है तो आप और वो रेवेन्यू नेचर की है, यानी कि किसी साल में आपने खर्चे किए और उन खर्चों को रिम्बर्स कर दिया गवर्नमेंट ने एज ए असिस्टेंस या गवर्नमेंट ग्रांट, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसी साल में क्रेडिट कर देंगे। ये वास्तव में पूरे चैप्टर का जो क्रक्स था वो मैंने आपके सामने जो है पेश कर दिया। तो करीबन 11 मिनट के अंदर जो है मैंने आपके सामने सारी बातें रखी। अब हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। तो चैप्टर की जो शुरुआत है जो है हम करेंगे, तो वो शुरुआत जो है हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के जो है नोट्स के साथ करने जा रहे हैं। तो देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट क्या कहता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट देखिएगा बड़ा सिंपल है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए कि गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं उनका क्या पर्पज़ है। तो गवर्नमेंट ग्रांट का जो पर्पज़ है वो ये पर्पज़ है कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ लेवल है उनके लिए गवर्नमेंट ग्रांट करती है। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग है वो बेसिकली हमारा पर्पज़ है। एज ए अकाउंटेंट जो है हमें वो चीज़ें देखनी है। तो गवर्नमेंट जो है क्या होती है, गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट एजेंसी सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल नेशनल और इंटरनेशनल। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर द असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट इन कैश और इन काइंड टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लाइंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो जो कंडीशंस है वो आप पास्ट में भी पूरी कर सकते हो या फ्यूचर में पूरी करोगे, वो दोनों के लिए हो सकता है। अब देखिए ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, ग्रांट की रिकॉग्निशन कब होगी। तो ग्रांट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट, जब तक आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है दैट द एंटरप्राइज विल कंप्लाई द कंडीशन अटैच टू देम एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। या तो रिसीव कर ली है या हो जाएगी, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो देखिएगा गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली, सबको मिल रही थी, आपने भी ले ली, लेकिन आप कंडीशन फुलफिल नहीं करना चाह रहे, तो आप इसका रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं करेंगे। इसका मतलब है वो अमाउंट आपके लिए रिफंडेबल है, आपने वो अपनी इनकम ही नहीं माननी है या आप उसको ग्रांट की तरह रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट या कंपनी ये डिसाइड करती है कि ग्रांट हमें मिल गई है, ग्रांट से रिलेटेड इस कंडीशंस हम फुलफिल करेंगे और इस ग्रांट की जब ये दोनों शर्तें पूरी होगी तो ग्रांट वाली जो अकाउंटिंग है वो जो है हमें करनी है। तो यहाँ पर सीधी सी बात मैंने आपके साथ जो बात बोली वो ये है कि रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहता है कि ग्रांट आपको या तो रिसीव हो गई है या रिसीव हो जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि ग्रांट से रिलेटेड शर्तें जो है आपने पूरी करनी है। अगर कंपनी की इच्छा नहीं है उसको पूरी करने की तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अकॉर्डिंगली हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर वो हमारे को एक एज ए लाइबिलिटीज़ आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अगर कंपनी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करना चाह रही। इसीलिए देखिएगा एएस के अंदर लिखा है मेयर रिसिप्ट्स ऑफ ग्रांट इज नॉट नेसेसरली इज कंक्लूसिव एविडेंस द कंडीशन अटैचिंग टू द ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल्ड। तो केवल पैसा प्राप्त हो जाना, ग्रांट प्राप्त हो जाना, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कंडीशन आपने फुलफिल कर ली है या फुलफिल हो जाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब तक कंपनी की इच्छा नहीं होगी तब तक ऐसा नहीं होगा। मैंने आपके साथ दो अप्रोचेस की बात करी
कि फिक्स असेट्स जो है वो दो तरीके से होती है। पहला मेथड मैंने आपको बताया था कि फिक्स असेट्स की कीमत में से आप माइनस कर सकते हैं जब आपको फिक्स असेट्स से रिलेटेड जो चीज़ें मिलेंगी, ग्रांट मिलेगी। तो दूसरी आपके पास है कि आप उसको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर जो है डाल सकते हैं और उसको यूजफुल और रैशनल बेसिस पर सिस्टमेटिकल तरीके से P&L में राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद देखिएगा ग्रांट की बात मैंने करी कि जो रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड है। तो देखिएगा जब रेवेन्यू नेचर से ग्रांट होती है तो वो अल्टीमेटली P&L के अंदर जो है आपको राइट ऑफ करनी है। एक साल में कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एक साल में नहीं हो रही है तो जितने सालों के लिए आपको मिल रही है। अगर ये ग्रांट कभी भी वापस होती है, ध्यान रखिएगा रिफंड ऑफ ग्रांट हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा, चाहे वो रेवेन्यू वाली है, चाहे वो कैपिटल वाली है, चाहे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली है, सभी तरीके की ग्रांट्स। तो यहाँ पर कभी भी ग्रांट वापस होगी तो ये रेवेन्यू नेचर की ग्रांट कभी भी वापस होगी तो वो P&L अकाउंट के अंदर ही डेबिट होगी। और अगर उसका पहले ही कोई अमाउंट बचा हुआ है, यानी कि जो आपने डेफर्ड किया था, डेफर्ड जो पोर्शन है अनअमोटाइज बचा हुआ है, तो पहले उस अनअमोटाइज पोर्शन को जो है डेबिट करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसको आप बचे हुए पीरियड के अंदर जो है P&L में डालेंगे। लेकिन अनअमोटाइज पोर्शन से ज़्यादा आपका रिफंड हो गया तो जो भी आपने एक्स्ट्रा रिफंड किया वो तुरंत इमीडिएटली आपको P&L में डाल लेना है। ये ध्यान रखिएगा रिफंड से रिलेटेड शर्तें हैं। उसके बाद है ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे और जो कैपिटल रिजर्व है वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है, ये आप लोग जानते हैं। ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स। नॉन मॉनेटरी एसेट्स में मैंने आपके साथ बात की, इफ इट इज गिवन एट ए कंसेशनल रेट शुड बी अकाउंटेड फॉर ऑन द एक्विजिशन कॉस्ट। तो जितने रुपए में आपको मिल रही है उतने रुपए में डाल देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है तो आप नॉमिनल वैल्यू 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वो आपकी बैलेंस शीट के साइज़ के हिसाब से जो है बात करती है। तो जो बैलेंस शीट साइज है उसके हिसाब से नॉमिनल वैल्यू जो है वो बात करेगी आपके साथ। अगर ग्रांट कभी भी रिफंड हो जाए तो रिफंड होगी, तो मैंने आपके साथ बात की। अगर ग्रांट फिक्स असेट से रिलेटेड है तो फिक्स असेट्स में से माइनस हो जाएगी, रेवेन्यू से रिलेटेड है तो रेवेन्यू में, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में से। तो जैसी भी परिस्थिति होगी, यानी कि यहाँ पे गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है? एडजस्ट इन द सेम मैनर एज दे आर प्राइमरली अकाउंटेड फॉर। अगर पंजाबी में बात करें तो जो चीज़ जिथे ते चुको उत्थे ही रखो, यानी कि जो चीज़ जहाँ से आई है उसको वहीं पर एडजस्ट करना है। तो ग्रांट जहाँ पर पहले गई थी वहीं से एडजस्ट होगी, किसी दूसरी जगह से एडजस्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ जिथे ते चुको उत्थे ही रखो, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि ग्रांट अगर पहले फिक्स असेट्स में क्रेडिट हुई थी तो अब फिक्स असेट्स में डेबिट हो जाएगी, रिफंड हो रही है। तो अगर आपने पहले उसको रेवेन्यू के अंदर यानी कि P&L के अंदर डेबिट क्रेडिट किया था, अब रिफंड हो रही है तो P&L के अंदर डेबिट कर देंगे। अगर आपने उसको पहले डेफर्ड रेवेन्यू ग्रांट में या डेफर्ड कैपिटल ग्रांट में डाला था तो अब जब रिफंड करेंगे तो डेफर्ड कैपिटल ग्रांट या डेफर्ड रेवेन्यू ग्रांट के अंदर डेबिट करेंगे। और अगर वो रिफंड का अमाउंट ज़्यादा है बाई चांस तो जो भी बचा हुआ अमाउंट है, जो भी आप एक्स्ट्रा पे करें वो तुरंत P&L में डल जाएगा। लेकिन अगर डेफर्ड ग्रांट का कोई भी बैलेंस बचता है तो वो जितनी रिमेनिंग कंडीशंस हैं, जितने साल के लिए वो कंडीशंस फुलफिल करनी है, उतने पीरियड के अंदर बचे हुए हिस्सों को नई रेशो के हिसाब से अमोटाइज करेंगे। अगर ग्रांट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के नेचर की मिली है तो जो है कैपिटल रिजर्व में जाएगी, और अगर उसको रिफंड कर दिया तो फिर आप कैपिटल रिजर्व को ही डेबिट करेंगे, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर उसके बाद जो है डिस्क्लोजर्स है। तो ये सारी बात मैंने आपके साथ की। तो ये एक तरीके से मैंने आपको तुरंत जो है 20 मिनट के अंदर भी जो है मैंने आपको ये सारी बात समझा दी। अब बात करते हैं ICI के मटेरियल की। ICI के मटेरियल के साथ साथ हम वो सारी बातें करेंगे जो अभी हमने की, और आज इसको हम कंप्लीट करने की भी पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो देखिएगा अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 में कवर होती है। अब इसमें कवर होने के साथ साथ इसमें सभी तरीके की जो है ग्रांट्स जो है इंक्लूड होगी। AS12 डील विद द अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स सच एज सब्सिडीज, कैश इंसेंटिव्स, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड स्पेसिफाई दैट द गवर्नमेंट ग्रांट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस that the enterprise will comply with the condition attached to them and the grant will be received। तो ये देखिएगा जो मैंने कंडीशंस आपको बताई थी वही सेम कंडीशंस आपके लिए दोबारा आ रही हैं, तो क्योंकि वही बातें जो है मैंने आपके साथ दोबारा की है। अब उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर कि गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो दो चीज़ें मैंने आपके साथ बताई कि गवर्नमेंट ग्रांट आपको कैसे मिलेगी, कैश भी मिल सकती है, काइंड में भी मिल सकती है। तो देखिएगा गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है। गवर्नमेंट ग्रांट आर असिस्टेंस by the government in cash or kind to an enterprises for past or future compliance for certain conditions। तो कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, उसके लिए मिल रही है। दे एक्सक्लूड दोज फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस
which cannot reasonably have value placed upon them, and transaction with the government which cannot be distinguished from the normal ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटरप्राइजेस। अगर आप देखिएगा कहीं पर गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में और वहाँ पर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है एज ए पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तो वो देखिएगा गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिएगा दो ब्रॉडर अप्रोचेज है गवर्नमेंट ग्रांट की, तो मैंने आपके साथ बात भी की थी कि जो दो अप्रोचेज है वो दो अप्रोचेज कौन सी हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दो अप्रोच है, एक है कैपिटल अप्रोच, एक है इनकम अप्रोच। तो जिसकी बात हम कर चुके हैं अभी आपके साथ, रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम अप्रोच है, कैपिटल नेचर की है तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन या फिक्स एसेट्स की कीमत में से निकलेगी। अब देखिएगा यहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था थोड़ी देर पहले भी। तो रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, दो कंडीशंस हैं, बताइए कौन सी हैं। द गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल द रीजनेबल एश्योरेंस दैट, जब तक आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस नहीं आएगा किस चीज़ का, द एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैचिंग टू इट एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड, यानी कि उससे संबंधित शर्तें नहीं पूरी कर देगा और ग्रांट उसको मिल गई या मिल जाएगी। द रिसिप्ट्स ऑफ ए ग्रांट इज नॉट इट सेल्फ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंडीशन अटैचिंग टू द ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल्ड। तो ये मैंने आपको फिर भी बोला है कि केवल ग्रांट मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपने कंडीशन फुलफिल कर दी है। उसके बाद है नॉन मॉनेटरी ग्रांट। तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स के अंदर वो ग्रांट्स हैं जिसके अंदर ज़मीन है या कोई रिसोर्सेज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहे हैं या एट ए कंसेशनल रेट्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके की एसेट्स सच एज लैंड और अदर रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट आपको दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट या आपको कैसे दे रही है, सस्ते रेट पे दे रही है, और सच एसेट्स एट देयर एक्विजिशन। तो इनको आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो असेट्स हैं वो अपनी एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर आप रिकॉर्ड करते हैं अगर सस्ती मिल रही है, और अगर फ्री में मिल रही हैं, अगर कैसे मिल रही हैं, अगर फ्री में मिल रही हैं तो आप देखिएगा क्या करोगे, फ्री वाली को नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सीधा सीधा सा आपको बता दिया गया था पहले भी, अब दोबारा से भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिएगा आगे, अगर ग्रांट मिल रही है फिक्स असेट से रिलेटेड, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई। अगर फिक्स असेट से रिलेटेड ग्रांट मिल रही है तो दो चीज़ें हैं। दो क्या चीज़ें हैं आप बताइए, दो क्या चीज़ें हैं? या तो आप उसको फिक्स असेट से माइनस करेंगे या आप क्या करेंगे, या तो फिक्स असेट से माइनस करेंगे या क्या करेंगे, या उसको आप डेफर्ड ग्रांट के अंदर जो है डाल देंगे। तो देखिएगा अगर मेथड नंबर 1 को अगर आप फॉलो करेंगे तो द ग्रांट इज शोन एज ए डिडक्शन, डिडक्शन मीन्स घटा देंगे आप फ्रॉम द ग्रोस वैल्यू ऑफ द असेट्स कंसर्न इन अराइविंग एट द बुक वैल्यू। तो जो भी आपकी ग्रांट की जो वैल्यू है वो आप फिक्स एसेट्स की कीमत में से घटा देंगे, और जो बाकी बची हुई वैल्यू उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे अगर डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो, और अगर लैंड वगैरह है तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। फिर आप लोग जानते हैं इस बात को। उसके बाद देखिएगा इसके अंदर क्या होगा, तो ये जो ग्रांट है ये किस तरीके से आपने डाली है। द ग्रांट इज दस रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओवर यूजफुल लाइफ। तो देखिएगा एक तरीके से ये P&L में ही चली गई, क्योंकि आपने एसेट्स की कीमत कम कर दी तो डेप्रीशिएशन कम वैल्यू पर लगेगा। अब डेप्रीशिएशन कम वैल्यू पर लगेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में ही इसका बेनिफिट चला गया। आइए कि एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को आप ढंग से पहले एक बार पढ़िए, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ इसकी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आप पढ़िएगा। जेड लिमिटेड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ ₹50 lakh which has the estimated useful life of 5 years with salvage value of 5 lakh. On purchase of the assets government grant of ₹10 lakh, ठीक है जी, गवर्नमेंट ग्रांट कितने की है 10 लाख की। पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट 2 years इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो देखिएगा अगर ग्रांट फिक्स एसेट्स की वैल्यू में से माइनस होती है तो आप कैसे उसकी एंट्री करेंगे। देखिए अब सवाल को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ। सवाल के अंदर असेट्स 50 लाख रुपए की है। असेट्स कितने की है 50 लाख रुपए की। 5 लाख उसकी सेल बेस वैल्यू है, 10 लाख गवर्नमेंट ग्रांट है। तो आपको फर्स्ट 2 years की जो है जनरल एंट्री करनी है। इफ ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो देखिएगा आपको यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि जो इसका एनुअल डेप्रीशिएशन है वो कैसे आपने निकालना है, ये आप लिख लीजिएगा। एनुअल डेप्रीशिएशन आप कैसे निकालेंगे।
एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे, देखिएगा जो भी असेट्स की कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट है यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट माइनस जो भी स्क्रैप वैल्यू है या रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड माइनस गवर्नमेंट ग्रांट, माइनस गवर्नमेंट ग्रांट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो इस केस के अंदर क्या होगा, 50 में से 5 लाख की गई माइनस 10 लाख की गई डिवाइडेड बाय कितने साल है लाइफ, लाइफ है 5 ईयर्स, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन हो गया वो हो गया 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7 लाख, राइट। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको जो जनरल एंट्रीज करनी है वो क्या होंगी। देखिएगा सबसे पहले आपने फिक्स एसेट्स खरीदी, 50 लाख की फिक्स एसेट्स आप खरीद चुके हैं। जैसे फिक्स एसेट्स खरीदेंगे आप एंट्री डालेंगे फिक्स एसेट टू बैंक, और जैसे ही आपको 10 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी आप या तो 2 एंट्री कर सकते हैं, सीधा एंट्री डाल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। आपकी फिक्स एसेट्स की कीमत 50 माइनस 10 40 लाख हो गई, और 5 लाख आपको पता है उसकी स्क्रैप वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे आप, अब उसके ऊपर 7 लाख जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट किया था वो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो भी डेप्रिसिएशन आप लगाते हैं वो आपने कहाँ पे डालना होता है, P&L में डालना होता है। तो जो भी आपने डेप्रिसिएशन लगाया उसको बाद में P&L में ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे टू फिक्स एसेट्स में डाल देंगे P&L टू डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस पूरे मामले के अंदर क्या हुआ कि आपने जो है फिक्स असेट्स के साथ जो है उसकी एडजस्टमेंट की, किसके साथ एडजस्टमेंट की, फिक्स असेट्स के साथ। तो फिक्स असेट्स में से जब आपने की, या दूसरा आपके पास ऑप्शन थी कि आप क्या कर सकते थे, डेफर्ड कर सकते थे। तो इस केस के अंदर देखिए कि आपका जो डेप्रिसिएशन था जो P&L में गया, पहले आपने डेप्रिसिएशन लगाया फिक्स असेट्स के ऊपर और उसकी वैल्यू थी 7 लाख, और देखिएगा इसको आपने डाल दिया P&L में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, सॉरी टू डेप्रिसिएशन 7 लाख। अगर हम इसको डेफर्ड करते तो कैसा करते हैं, अगर हम उसको डेफर्ड करते यानी कि दूसरी ऑप्शन पर जाते, इसी क्वेश्चन को अगर पेपर सेटर कहता नहीं जी कंपनी ने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली उसको फिक्स एसेट्स में से डिडक्ट नहीं करेंगे बट डेफर्ड कैपिटल ग्रांट मानेंगे, तो अगर ये डेफर्ड कैपिटल ग्रांट मानी गई तो कैसी ट्रीटमेंट होगी, आइएगा अब इसकी बात करते हैं। अगर इसको डेफर्ड कैपिटल ग्रांट माना जाता, अगर इसको डेफर्ड कैपिटल ग्रांट माना जाता तो क्या होता। तो देखिएगा अगर इसको डेफर्ड कैपिटल ग्रांट मानते तो क्या होता। आप सबसे पहले फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट टू बैंक, आपकी 50 लाख की एसेट्स हो गई, राइट, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। दूसरा आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है आप डालते बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 10 लाख। अब यहीं पर ईयर एंड में आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स। आप कितना डेप्रिसिएशन लगाते, आपकी 50 लाख की एसेट थी और आपका 5 लाख डेप्रिशिएबल वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 5, तो आपका डेप्रिसिएशन लगता है 9 लाख रुपए। आप डेप्रिसिएशन डालते 9 लाख और फिर P&L में आप एंट्री क्या डालते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 9 लाख, यानी कि आपका डेप्रिसिएशन कितना ज़्यादा है, 2 लाख ज़्यादा है। और ये जो 10 लाख रुपए की जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है इसको आप क्या करते, धीरे धीरे करके P&L में डालते, यानी कि P&L के क्रेडिट में। तो इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को आप डेबिट करते, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स को आप डेबिट करते और ईयर एंड में इसको आप P&L में डाल देते 2 लाख। तो अब इसका असर क्या होता, इसका असर क्या होता, इसका असर ये होता कि P&L के अंदर डेप्रिसिएशन तो लगता 9 और P&L में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट हो जाती 2।
तो अल्टीमेटली असर कितना हुआ, असर वही 7 का हुआ, यानी कि आप चाहे किसी भी तरीके से करें असर जो है सेम आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल और केवल जब रिफंड होती है ऐसी ग्रांट तो जो है आंसर पे इम्पैक्ट पड़ता है और जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पहला जो एग्जांपल है ये आप समझ गए होंगे। तो मैंने इसके साथ साथ आपको डेफर्ड भी जो है बता दिया कि अगर डेफर्ड होता तो क्या होता। तो ये देखिएगा डेफर्ड वाला केस आ गया। तो डेफर्ड होता तो डेफर्ड को अलग रखते हैं और जो वैल्यू बची हुई है उसको डेप्रीशिएट करते हैं उन्हें सिस्टमेटिकल एंड रैशनल बेसिस, यानी कि जो भी आपकी यूजफुल लाइफ है उसके हिसाब से डिमिनिशिंग बैलेंस से स्ट्रेट लाइन से जो भी कंपनी को लग रहा है। अभी देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, 50 लाख की एसेट्स है विच इज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 ईयर, सेलवेज वैल्यू 5 लाख, 10 लाख है। लेकिन उन्होंने देखिएगा कहाँ डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि डेफर्ड करना है। क्या करना है, डेफर्ड करना है। तो देखिएगा जब उन्होंने डेफर्ड इनकम की बात की तो आप क्या करेंगे। तो देखिएगा आपने सबसे पहले फिक्स एसेट्स को डेबिट किया टू बैंक, 50 लाख ग्रांट मिली बैंक टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, नहीं की आपने फिक्स एसेट्स में क्रेडिट नहीं किया। डेप्रिशिएशन लगेगा 9 लाख रुपए का, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 9 लाख और P&L में डालेंगे 9 लाख। और जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो आपकी क्रेडिट थी 10 लाख की, उसको 2 लाख को आप डेबिट करके टू P&L में डाल देंगे और ऐसा ही आप सेकेंड ईयर में डालेंगे। तो आपने 9 लाख का खर्चा बुक किया, 2 लाख की इनकम ले ली। तो ये किस में हुआ, डेफर्ड में। और अगर आप फिक्स एसेट्स में से क्रेडिट करते तो क्या होता, आपको सीधा 7 लाख ही डालना होता पहले साल में। तो ये है फर्क। अब देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखिएगा संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड। तो देखिएगा संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड ए ग्रांट ऑफ 8 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप ए फैक्ट्री इन ए बैकवर्ड एरिया। आउट ऑफ दिस द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज ए डिविडेंड। उसने 2 करोड़ का डिविडेंड दे दिया उसमें से। तो देखिएगा ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की है क्योंकि आपने बैकवर्ड एरिया में प्लांट लगाना है। तो क्या कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, आंसर इज नो। तो वो हो ही नहीं सकता। द संतोष लिमिटेड रिसीव्ड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और उसको क्या भी हुआ है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टेट गवर्नमेंट से ज़मीन भी मिली है, बट इट हैज़ नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स, नो मनी हैज़ बीन स्पेंट। तो अब वो दोनों की ट्रीटमेंट पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा 2 ट्रीटमेंट आ गई। फर्स्ट कि जो 2 करोड़ रुपए का उसको डिविडेंड उसने दिया है, जो कि आपको एक कैपिटल नेचर की ग्रांट मिली है 8 करोड़ रुपीज़, और एक लैंड मिली है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो देखिएगा 2 चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो जो 8 करोड़ रुपीज़ की गवर्नमेंट ग्रांट है, इट शैल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। और जब आप कैपिटल रिजर्व में गवर्नमेंट ग्रांट को डाल देंगे तो कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, और वैसे भी वो अर्नड किया हुआ पैसा नहीं है। तो 8 करोड़ रुपीज़ जो आपको रिसीव हुआ है can't be used by the company for the purpose of distribution of dividend. That's why the dividend paid by the company, rupees 2 crore rupees in this case, is completely against the accounting standard. तो ये इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। एंड सेकंड केस, द कंपनी शुड रिकॉर्ड द लैंड विच इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनी विदाउट एनी कंसिडरेशन, इट शुड बी रिकॉर्डेड एट द नॉमिनल वैल्यू। तो ये नॉमिनल वैल्यू क्या होगी, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैलेंस शीट में आपकी प्रेजेंटेशन क्या है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ जो है यहाँ पे बात की। तो अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली बात आ रही है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू से रिलेटेड मिलती है। तो देखिएगा जब रेवेन्यू से रिलेटेड ग्रांट मिलती है तो उसको 2 तरीके से आप डील कर सकते हैं कि जो भी है वो आपने डालना तो P&L में है। मान लीजिए आपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपको जो है ग्रांट मिल रही है, अब 50,000 के आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और गवर्नमेंट ग्रांट 10,000 की मिल गई। मान लीजिएगा आपकी फैक्ट्री में फैमिली प्लानिंग का जो है आप प्रमोट करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है आपको 10,000 रुपये, या आपको 1 लाख रुपये मिली है 10 साल के लिए, तो मतलब हर साल की 10,000 रुपये, और उसके अगेंस्ट आप 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो देखिए वो डलना तो P&L के क्रेडिट में है, लेकिन उसकी तरीका ये हो सकता है कि आप उसको मेडिकल के एक्सपेंसेस 50,000 उसमें से 10,000 घटा के माइनस शो कर दें, यानी कि 40,000 का मेडिकल के एक्सपेंसेस दिखा दें, या आप दूसरे तरीके से भी शो कर सकते हैं कि 50,000 को पूरे को खर्चा दिखाते हैं और जो 10,000 रुपये की गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उसको P&L के क्रेडिट में डाल दें। तो दोनों तरीके जो हैं वो एक ही चीज़ को बयां करते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये प्रेजेंटेशन जो है ये बता रही है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो मैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात आपके साथ कर ही चुका हूँ। तो जब भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की ग्रांट मिलेगी तो वो वास्तव में
प्रोजेक्ट लगाने के लिए पैसा मिलता है तो ये आपका कैपिटल रिजर्व में जो है चला जाएगा और इसमें से डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ये कुछ उस तरीके का, जब आप अपना सीए कंप्लीट करेंगे और सीए कंप्लीट करने के बाद जब आप अपना सीए की प्रैक्टिस खोलेंगे और पापा आपको कोई हेल्प कर दें, जो उस पैसे को पापा वापस नहीं लेंगे, आपको सीपी के अंदर जो है बढ़िया एक ऑफिस खरीदने में पापा कुछ कंट्रीब्यूट कर दें। मान लीजिएगा 4 करोड़ का ऑफिस है, पापा 2 करोड़ आपको दे दें और कहें चलो बेटा आप अपना ऑफिस खोल लीजिए, तो वो 2 करोड़ तो आप पापा ने कभी आपको वापस नहीं देने। तो इसी तरीके से सरकार जो आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो पैसा देती है, प्रोजेक्ट लगाने के लिए जो पैसा देती है, उसको हम कैपिटल ग्रांट बोलते हैं। वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है एक तरीके से, तो वो वास्तव में जो है कैपिटल रिजर्व में चला जाता है और उसको में से आप डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अब देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। Top and Top Limited has set up its business in a designated backward area, which entitles the company to receive the government grant of receive from the government of India a subsidy of 20%. कितनी रिसीव कर रहे हैं? 20% की सब्सिडरी आप रिसीव कर रहे हैं from the cost of investment. Having fulfilled all the condition under the scheme, the company on its investment of 50 crore in a capital assets received 10 crore from the government in January 2017. तो ये पैसा मिल गया और उसका अकाउंटिंग ईयर 16-17 है। द कंपनी वांट्स टू ट्रीट द रिसीप्ट्स एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू, वो उसको रेवेन्यू का आइटम मानना चाहती है। देयर बाय रिड्यूस द लॉसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो बताइए क्या ये ट्रीटमेंट ठीक है या नहीं है? तो देखिएगा आपको सब्सिडी मिलती है 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो भी है और फुलफिल्ड द सर्टेन कंडीशंस, तो आपको जो कैपिटल असेट्स है, द कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रिसीव कैपिटल रिसीप्ट। तो ये कैपिटल रिसीप्ट देखिएगा, इसको आप रेवेन्यू जो है मानना चाहें तो वो, लेकिन डेफर्ड कैपिटल ग्रांट होती है, रेवेन्यू आप उसको नहीं मान सकते। हालांकि आप उसको डेफर्ड कर सकते हैं और जो आपने 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है या तो उसकी कीमत में से आप उसको माइनस कर लीजिए, या आपके पास क्या ऑप्शन है, या आपके पास क्या ऑप्शन है, या आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप उसको डेफर्ड में जो है ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पर अगर आप डेफर्ड में ट्रांसफ़र करते हैं तो एक अप्रोप्रिएट हिस्सा जो है आप P&L में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन इस पैसे से जो है डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि कैपिटल नेचर की जो है ग्रांट है। उसके बाद है रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। अब देखिएगा जो रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है उसमें आपने क्या करना है। देखिए ग्रांट जो है कभी कभी रिफंडेबल होती है, अगर कभी भी रिफंडेबल होगी इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS5। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS यानी कि AS5 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के हिसाब से द अमाउंट रिफंडेबल रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू इट इज़ अप्लाइड फर्स्ट अगेंस्ट एनी अनअमोटाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट रिमेनिंग इन द रिस्पेक्ट। मान लीजिएगा आपको, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि 1 लाख रुपए को आपको रेवेन्यू गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, 4 साल बीत चुके हैं 10 साल में से, तो आपके पास बचा कितना है? 60,000 बचा है। अब आपने रिफंड किया है 35,000 रुपये, तो 60 में से 35,000 माइनस कर देंगे और जो बचा हुआ 25,000 है, जो बाकी बचे हुए साल है उसमें आप अमोटाइज कर देंगे। लेकिन मान लीजिएगा आपके पास जो रिफंड किया हुआ अमाउंट, अनअमोटाइज अमाउंट मान लीजिएगा आपके पास 60,000 है, 4 साल आपके बीत चुके हैं और 4 साल के बाद आपका रिफंड किया हुआ अमाउंट 70,000 रुपये है। तो 60,000 आपके पास बचा हुआ तो रिफंड कर दिया 70,000, तो पहले 60,000 को ख़त्म कर देंगे और जो एक्स्ट्रा 10,000 आपने पे किया वो तुरंत आप P&L में डाल देंगे। तो ये ट्रीटमेंट है इसकी कि किस तरीके से आपको जो है ग्रांट को देखना है। टू द एक्सटेंट द अमाउंट रिफंडेबल एक्सीड सच डेफर्ड क्रेडिट वेयर नो डेफर्ड क्रेडिट एग्जिस्ट द अमाउंट इज चार्ज इमीडिएटली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ट्रीटमेंट मैं आपको पहले भी बता चुका था, अभी दोबारा देखिए द अमाउंट ऑफ रिफंडेबल। अब देखिएगा रिफंड किससे रिलेटेड है। अब कहते हैं द अमाउंट रिफंडेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक फिक्स असेट्स इज रिकॉर्डेड बाय इंक्रीजिंग द बुक वैल्यू। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, फिक्स असेट्स को डेबिट कर देंगे, टू बैंक कर देंगे अगर रिफंड कर दिया है तो ये सिंपल सी बात है कि जब फिक्स असेट्स को रिफंड कर, अगर फिक्स असेट्स में से माइनस किया तो रिफंड कर दिया तो उसको डेबिट कर देंगे, और जो बाकी बची हुई असेट्स है उसको जो रिवाइज्ड बुक वैल्यू आएगी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि फ्यूचर के अंदर। रिट्रोस्पेक्टिवली तो अब होता ही नहीं है, ठीक है जी। और यहाँ देखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में भी चेंज हो गया, तो ये तो था ही शुरू से ही प्रोस्पेक्टिवली, तो ये हमेशा प्रोस्पेक्टिवली ही जो लगेगा। लेकिन अगर आपका डेफर्ड वाला प्लान था, आपने सेकंड ऑप्शन ली थी, तो आप पहले उसको डेफर्ड वाले कैपिटल ग्रांट में से जो है माइनस करेंगे और जो डिफरेंस कैपिटल ग्रांट बचेगी उसको रिमेनिंग पीरियड के अंदर आप अमोटाइज करेंगे जैसे आप करते जा रहे थे सिस्टमेटिकल एंड रैशनल बेसिस। जनरली वो रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर ही होता है।
तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। और अगर वहाँ पर डेफर्ड से ज़्यादा रिफंड हो जाए तो आप ध्यान रखना कि हमेशा P&L में ज़्यादा जाता है। तो जब भी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, चाहे रेवेन्यू नेचर की है चाहे कैपिटल नेचर की है, अगर अमाउंट जो है रिफंड का अनअमोटाइज हिस्से से, यानी कि जितना बचा हुआ था उससे ज़्यादा रिफंड होता है, तो हमेशा P&L में चला जाएगा। Where the grant is in the nature of promoter contribution become refundable, it is part or full the government on non-fulfillment of the specified condition, the relevant amount recoverable by the government is reduced from the capital reserve। और वो कहाँ से डेबिट कर देंगे आप? कैपिटल रिजर्व से। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो भी आपको शुरू में मैंने आपको ब्रीफिंग की थी। अब देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 50 लाख की एक असेट्स है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 साल, सेलवेज वैल्यू 5 लाख, 10 लाख जो है आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू है, सॉरी 10 लाख आपको ग्रांट मिल गई है और वो आपने असेट्स की कीमत में से कम कर दी। द कंसिडर इज रिफंडेबल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख। अब 7 लाख आपने रिफंड कर दिया, तो अब क्या करेंगे? तो देखिएगा, मैंने अभी आपके साथ बात की थी इसके अंदर, तो मैं अब आपको आगे कंटिन्यू इसको करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिएगा आपका फिक्स एसेट्स का अकाउंट है। आपने सबसे पहले फिक्स एसेट्स खरीदी 50 लाख की फर्स्ट ईयर में, पहले साल में। आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, या तो आपने सीधी बैंक से डाल दिया, गवर्नमेंट ग्रांट से डाल दिया 10 लाख, और 5 लाख आपकी स्क्रैप वैल्यू। तो आप डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे थे? 50 माइनस 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 7। आपकी वैल्यू कितनी बची? वैल्यू बची 33। सेकेंड ईयर में आपकी वैल्यू साल के शुरू में बची टू बैलेंस पीडी 33। अब देखिएगा यहाँ पे 33 के बाद आपने डेप्रिसिएशन लगाया बाय डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 7। और अब आपका हो गया रिफंड। रिफंड कितना है? एट द एंड ऑफ ईयर रिफंडेबल अमाउंट इज 7 लाख। तो पास द जनरल एंट्री ऑफ रिफंड ऑफ द ग्रांट एज पर द फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड आप लोग जानते हैं मैं कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ। तो अब अगर हमने 7 लाख वापस कर दिया तो टू बैंक 7। तो अब यहाँ पर ये तो ईयर जा चुका है बाय बैलेंस ईयर, तो ये वैल्यू बची 33 लाख। अब जो थर्ड ईयर की जो वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, आप 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो थर्ड ईयर की जो वैल्यू बचेगी जब तीसरे साल में आप जाएंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिवली करना है, रिट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं करना है, 33। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा थर्ड ईयर का, वो क्या लगेगा कि आपके एसेट्स की वैल्यू बची है 33, जिसमें से 5 की आपकी स्क्रैप वैल्यू है, और आपके पास लाइफ बची है 3 साल की। तो 33 आपकी वैल्यू है, क्योंकि 33 में से 7 का डेप्रिसिएशन लगे, 7 रिफंड कर दिया। तो देखिएगा 33 में से माइनस किया 5 और डिवाइड कर दिया 3 से, तो डेप्रिसिएशन आ गया 9.33 और बाकी बच गया बैलेंस ईयर। तो ध्यान रखना है कि आपके जो बचे हुए पीरियड है वो 3 बचे जाएंगे, 5 में से 2 जा चुके हैं, और जो 33 है उसमें से 5 की जो स्क्रैप वैल्यू वो माइनस कर दिया। तो इस तरीके से जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन है, पहले जब रिफंड करेंगे तो खाली रिफंड की बात पूछी गई है कि क्या एंट्री होगी, तो जनरल एंट्री ऑफ रिफंड। लेकिन मैंने आगे का भी आपको बता दिया कि जब डेप्रिसिएशन है वो किस तरीके से आगे चल के होएगा। तो अगर खाली जनरल एंट्री रिफंड की पूछ रहे तो कैसे करेंगे वो भी बता दिया आपको। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इसको पढ़िए अब आप। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर ए फिक्स एसेट्स इज परचेज फॉर 20 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव टुवर्ड्स इट 8 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 4 लाख, 4 ईयर, अज्यूम डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, असेट्स इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट, तो ग्रांट को नेट करके, आफ्टर 1 ईयर द ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख,
ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस विद सर्टेन कंडीशन, पास द जनरल एंट्री फर्स्ट 2 ईयर्स। अगली शुरू के 2 साल की एंट्री बतानी है। देखिएगा सबसे पहले मैं यहीं पे बात करता हूँ आपके साथ। देखिएगा फिक्स असेट्स है आपके, आपने पहले साल में खरीदी 2 बैंक, कितना डालेंगे 20 लाख फर्स्ट ईयर में। ग्रांट मिली आपको 8 लाख की, तो या तो बैंक डालेंगे या गवर्नमेंट ग्रांट 8 लाख की। तो 20 में से चला गया 8 और 4 साल उसकी लाइफ और 4 लाख की उसकी स्क्रैप वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय 4। तो 20 में से 12 गया तो बचा 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 2 लाख। तो डेप्रिसिएशन होगा 2 लाख का। और वैल्यू क्या बची बाय बैलेंस शीट 10 लाख। अब देखिएगा आफ्टर द 1 ईयर ग्रांट बिकम रिफंडेबल। आफ्टर 1 ईयर मीन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मान लेते हैं। तो देखिएगा टू बैलेंस बीडी कितना हो गया, बैलेंस बीडी हो गया 10। रिफंड कितना किया टू बैंक, रिफंड कितना किया, रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 लाख। तो आपने ये 5 लाख रिफंड कर दिया, 15 हो गए। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, 15 माइनस कितनी थी स्क्रैप वैल्यू 4 लाख यानी कि रेजिडुअल वैल्यू 4, और पीरियड कितना बच गया 1 साल बीत चुके, 4 में सब बचा 3, तो 11 डिवाइडेड बाय 3, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3.67। तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3.67 और बाकी वैल्यू आपकी बच जाएगी बाय बैलेंस शीट। तो इसी के अकॉर्डिंगली आपने जर्नल एंट्री करनी है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और यह वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिएगा 20 की फिक्स एसेट्स आपने खरीदी, फिर 8 की आपको ग्रांट मिल गई, बच गया 2, डेप्रिसिएशन लगा 2। सेकेंड ईयर में आपने 5 लाख की जो है वापस कर दी, तो 3.67 का आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, जिसको आप P&L में राइट ऑफ कर देंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिएगा अगला सवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि WDV से है ये। अब देखिएगा 1/4/2014 ABC लिमिटेड रिसीव्ड ग्रांट ऑफ 300 लाख यानी कि 3 करोड़ रुपए की ग्रांट फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी ऑफ 1500 लाख। द ग्रांट वाज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट्स, ये भी कॉस्ट ऑफ असेट्स में चली गई। द मशीनरी की लाइफ है 5 साल। द मशीनरी इज डेप्रिशिएट 20% ऑफ द WDV बेसिस। तो अब ध्यान रखिएगा स्ट्रेट लाइन पे नहीं लगाएंगे आप। और ग्रांट जो है रिफंड कर दी मई 2017 में ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। हाउ विल यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ अज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2017। अगर उसने 2017 का कोई भी डेप्रिसिएशन जो अभी तक चार्ज नहीं किया है, तो देखिएगा यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल तरीके से आपने जो क्वेश्चन जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से सोल्व करना है। तो जो है रेजिडुअल वैल्यू के बारे में बात नहीं हो रही है क्योंकि 20% WDV से डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर आप समझिएगा कि आपके पास 1200 लाख की एसेट्स है, 1500 में से 300 मिल गई 1200। पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 240, दूसरे साल लगा 192, बचे 768। अब तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है मार्च तक का 153.6, बुक वैल्यू बची 614। अब ये जो ग्रांट रिफंड की है ये आप इसमें ऐड कर देंगे यानी कि फिक्स एसेट टू बैंक। अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो 914 पे लगाएंगे और 914 का जो है 20% आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे क्योंकि जो यूज़फुल लाइफ है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी क्योंकि आप WDV से जो है डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो 914 जो बचा आपकी वैल्यू है इसका 20% आप डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो 914.4 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन WDV से लगाते रहेंगे यानी कि 182.88। तो जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस पीरियड का 182.88। और ध्यान रखिएगा इस सवाल में जो डेट है बीच की उसको इग्नोर कर दिया गया है कि मई में पे किया है या कब रिफंड किया गया है, तो ध्यान रखना है आपने ये, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा अगला, ये काफ़ी अच्छा सवाल है तो यहाँ पर इस सवाल को इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लीजिएगा अगर आप इसको समझेंगे तो। इलस्ट्रेशन नंबर 8।
ए लिमिटेड परचेज मशीनरी 40 लाख, यूजफुल लाइफ 4 ईयर, रेजिडुअल वैल्यू 8 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 16 लाख. शो द जनरल एंट्री टू पास एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट फॉर 3rd ईयर एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इफ द गवर्नमेंट ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स एसेट्स. तो देखिएगा अगर ग्रांट कहाँ पर क्रेडिट होती है, फिक्स एसेट्स में. तो आपसे तो खाली जनरल एंट्री पूछी है, लेकिन मैं अगर इसके अकाउंट बना दूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो देखिएगा मशीनरी 40 लाख की है, 16 लाख की ग्रांट है और 8 लाख जो है वैल्यू है, 4 साल चल रहा है. तो आइएगा देखिएगा केस 1 में बात कर रहे हैं. आपने बनाया फिक्स एसेट्स अकाउंट, आपके एसेट्स की वैल्यू 40 लाख, फर्स्ट ईयर में टू बैंक 40 लाख. आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, या सीधा बैंक में डाल सकते हैं या आप 2 एंट्री डाल सकते हैं, बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट. यह है 16 लाख की. अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा ये देखिए. डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 40 में से 16 गया, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू है 4 लाख, 8 लाख और 4 साल चलेगा तो -8 और चलेगी 4 साल. तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है. तो 40 - 16 - 8 डिवाइडेड बाय 4, तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 4. तो आपने डेप्रिसिएशन डाला 4 और बैलेंस डी कितने बच गया 20. सेकेंड ईयर में क्या डालोगे, टू बैंक, बैलेंस बी 20, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा वही 4 बाय बैलेंस डी 16. तीसरे साल में टू बैलेंस बी 16, डेप्रिसिएशन 4, अब बचा बैलेंस डी 12. अब रिफंड कब हो रहा है ये ध्यान से देखिएगा. रिफंड कब हो रहा है, द रिफंड ग्रांट इन द 3rd ईयर. तो तीसरे साल में रिफंड हो रही है. तो वी अज्यूम दैट कि 3rd ईयर के बिगिनिंग में हो रही है या 3rd ईयर के स्टार्टिंग में हो रही है, राइट. राइट. तो फिक्स एसेट्स आफ्टर 2 ईयर्स, सॉरी 3rd ईयर में है तो आफ्टर 2 ईयर्स, तो यहीं पर आपकी ये तो फिर डेप्रिसिएशन आपका बदल जाएगा. तो 3rd ईयर में यहाँ पे रिफंड है तो टू बैंक. रिफंड कितना है देखिएगा, यानी कि 2 साल के बाद आपकी रिफंड हो रही है. ध्यान रखना है आपने, जो रिफंड है वो 2 साल के बाद है. तो तीसरे साल में जो आप रिफंड कर रहे हैं वो अमाउंट कितना है, रिफंड होने वाला अमाउंट कितना है, रिफंड होने वाला अमाउंट है पास द जनरल एंट्री रिफंड ऑफ ग्रांट 3rd ईयर. तो इसका मतलब सारी रिफंड हो रही है. गवर्नमेंट ग्रांट 16 मिली थी, 16 की 16 रिफंड हो गई. ठीक है, तो आप यहाँ पे 16 डेबिट डाल देंगे तो 32 हो गई. तो अब ये 32 की चीज़ हो गई और स्क्रैप वैल्यू कितनी थी इसकी 8, तो 32 डिवाइड बाय 8, 32 में 60 गया 24, 24 - 4, तो अगले साल से डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाएगा 6, सॉरी 4 तो बची नहीं, 2 साल तो चली गई, 2 साल ही बची, सॉरी 2 साल बच गई, 2 साल तो जा चुके हैं. तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 32, 16 16 32, 32 में से 8 चले गए, ध्यान रखिएगा 32 में से 8 चले गए, बची 24 की चीज़ और 24 रहेगी 2 साल के लिए. तो 12 का डेप्रिसिएशन इस बार 12 और ये क्या नाम 32 में से 12 चले गए, बचे 20 और अगले साल क्या होगा 20 में से 12 डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये 20 है. तो ये बचा 20. अब 20 में से जो चौथे साल में 12 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 8 की स्क्रैप वैल्यू बच जाएगी, राइट. तो ये इस तरीके से होता है जब भी आपका रिफंड होता है. अब बात कर रहे हैं सेकंड केस में, अगर डेफर्ड ग्रांट में अगर आपने डाला था तो क्या होगा. तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा
तो यहाँ पर अगर आपने डेफर्ड ग्रांट में डाला था, तो मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, तो देखिएगा अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में डाला था तो असेट्स की कीमत में से तो कम होगी नहीं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। तो यहाँ आपने डाला था बाय बैंक, कितना डाला था, क्रेडिट हुआ था आपके पास 16 लाख और 4 साल के लिए था, तो 2 P&L। तो पहले साल 4 लाख चला गया, बचा बैलेंस ईडी 12 लाख। दूसरे साल क्या बचा बाय बैलेंस बीडी 12 लाख, इसमें से 4 लाख आपने P&L में डाल दिए, बचा कितना 8 लाख। अब तीसरे साल में क्या हुआ, बची वैल्यू 8 लाख और सारी की सारी रिफंड होगी। अगर कुछ बच जाती तो धीरे धीरे अमोटाइज होती रहती, लेकिन आपने रिफंड कर दी पूरी की पूरी 16 लाख। तो टू बैंक, तो 16 लाख, क्योंकि रिफंड की बात कर रहे हो तो अजूम ही कि पूरी रिटर्न हो रही है 16 लाख। तो अब आपके पास 8 लाख बची थी, अब 16 लाख आपने रिफंड कर दी, तो जो भी डिफरेंस है वो फिक्स एसेट्स में एडजस्ट नहीं होगा, 2 P&L 8 लाख। और देखिएगा जी गवर्नमेंट ग्रांट का जो भी असर है सेकंड केस में फिक्स एसेट्स में नहीं होगा, फिक्स एसेट नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड होगी, यानी कि 40 लाख की है, 8 लाख उस पर स्क्रैप वैल्यू है, तो 32 लाख जो है 4 साल में डेप्रिशिएट होगी सेकंड केस के अंदर। फर्स्ट केस के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट माइनस हो जाती है और उसके बाद डेप्रिशिएट लगता है। तो ये फर्स्ट केस और सेकंड केस में, और सेकंड केस में डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में कुछ बच जाए तो रिमेनिंग पीरियड में जो है मोटाइज होता रहता है, ना बचे तो जितना भी अमाउंट बचा है लॉस के अंदर जो है वो आपने ट्रांसफ़र कर देना है। तो अब आइएगा अगले सवाल की तरफ। तो ये देखिएगा यहाँ पे, तो जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट थी आपने पूरा 16 लाख था, 8 लाख P&L में डाल दिया और 16 लाख की आपने टोटल रिफंड कर दिया। हाँ जी, तो ये जो है आपका ख़त्म हो गया। तो इसके लिए ये जो AS है ये हमने ख़त्म कर दिया। तो मेरी भी टेक्स्ट बुक से जो है आप कर सकते हैं, और आप में से जो है मेरे क्लास नोट्स भी जो है बच्चों के पास हैं, तो जिनके पास क्लास नोट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को जो है भेज दीजिएगा, तो ग्रुप में भेज दीजिएगा तो सबको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको जो है करीबन 1 घंटे का समय लगा और हमने आपके साथ जो है पूरा का पूरा जो है शेयर कर दिया। तो आप इसको 1 बार 2 बार सुनेंगे तो पूरा जो चैप्टर बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर आपको समराइज़ किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।